बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बहुत सारे बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पोर्शन जो है वो बायो का रहता है, राइट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और वो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हम किस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम जो है उसको टैकल करें जहाँ पर बायो आ रही है। तो मेरी मानिए, आप मेरे साथ बने रहिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो आप लोग जो हैं, अगर मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट्स में मेरे साथ रहेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो अप करेंगे तो आप लोग जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बायो से, वो भी बेसिक क्वेश्चंस, तो आप जो है वो चुटकियों में क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे आज बायो का कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत सारी चीजों में नहीं जाना है, हम बेसिक बात करेंगे आज कि कोई भी बच्चा, कोई भी लेमैन भी अगर है तो वो भी अगर इस लेक्चर को पढ़ रहा होगा, सुन रहा होगा, तो मैं ये आपको एक श्योरिटी देती हूँ 100% कि वो भी सीख जाएगा कि बायो क्या है। ऑल्दो बायो कोई एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, बायो जो है इट्स अ लाइफ। अगर आपने लाइफ सीखनी है तो बायो पढ़ लीजिए, और अगर आपको बायो आ जाती है तो समझो आपका एक सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी, तो आप लोग वो सीख जाएंगे कि लाइफ क्या है, राइट। तो बेसिक से बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा वर्ल्ड है ये सारा का सारा ओरिजिनेट हुआ, तो वो सारा का सारा वर्ल्ड जितना भी ओरिजिनेट हुआ है ये ओरिजिनेट हुआ है एक सिंगल सेल से, राइट। लाइफ जब बनी वो एक इनऑर्गेनिक मैटर से बनी, और जैसा कि हमारा एवोल्यूशन इस बात पे कहता है कि जो लाइफ है वो कहाँ पर बनी है, वाटर बॉडी में बनी है। और एट दैट टाइम पर अगर वाटर बॉडी की बात करें, उस टाइम पर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी वो कैसी थी, रिड्यूस्ड कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि उस टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो दैट मीन्स उस टाइम पर हमारे पास जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करते होंगे, बिल्कुल सही, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे। बट लेटर ऑन जैसे जैसे जो है एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन क्या है, चेंज आना, वेरिएशन आना, और जो ये है एक नेचर का लॉ है कि चेंज आते जाना। और डार्विन हमारे यहीं पे इस बात पे ये कहते हैं कि अगर अपने आप में चेंज ला रहे हो तो नेचर आपको एक्सेप्ट करती जा रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। सिमिलरली अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको, चाहे आप उस बैकग्राउंड से नहीं भी हो, अपने अंदर एक चीज है, एक स्पार्क जो है वो छुपी हुई है सबके अंदर। तो अगर आप वो चीज देख लो, वो चीज अपने अंदर महसूस कर लो, तो आप जो है इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास जो लाइफ स्टार्ट हुई है ये एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। सिंगल सेल माने कि हम बोल सकते हैं एक यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब ही क्या है, सिंगल सेल बॉडी, राइट। तो दो टर्म्स हमने सबसे पहले सीख रहे हैं कि यूनिसेल्यूलर क्या है और मल्टी सेल्यूलर क्या है। तो यूनिसेल्यूलर मैंने बोला, यूनिसेल्यूलर का मतलब हमारे पास ये है कि एक सेल, सिंगल सेल, ये एक सेल है, एक इसमें क्या है, इसका न्यूक्लियस है। कोई भी इसमें एज सच अगर हम बात कर रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ता गया, एवोल्यूशन मतलब चेंजेस आती गई, तो यही सेल जो है वो कहाँ चलता गया, कॉम्प्लेक्स की तरफ। जैसे हम कोई भी चीज स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी, तो हम छोटी छोटी चीजों से हमेशा स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी अगर देखा होगा तो आपको टीचर्स ने डायरेक्टली सेंटेंस मेकिंग नहीं सिखाई है ना, सबको पहले क्या है, डॉट से सिखाया जाता है, स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है, देन उसके बाद आप उनके कर्व सीखते हो कि एबीसी लिखते कैसे हैं, उनको ज्वाइनिंग कैसे करते हो, और फिर जाकर हम सीखते हैं सेंटेंस मेकिंग। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो ये एक सेल है, ये एक सेल स्टार्ट हुआ यहाँ से, और यहाँ पर क्या आती जाएंगी, चेंजेस आती जाएंगे, और ये बना देगा हमारे पास क्या, एक मल्टी सेलुलर सेल। तो हम बोलेंगे जिसमें एक सेल है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, लेकिन जिसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे सेल हैं, इफ वी हैव मैनी ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, तो हम बोलेंगे वो क्या है, मल्टी सेलुलर, राइट। और अगर हम बेसिक बात करें, हमारे पास जो है डाइवर्सिटी बहुत वास्ट है,
और इस वास्ट डाइवर्सिटी में ही हम लोगों को एग्जाम्पल यूनिसेलुलर की भी दिख जाएंगी और साथ ही साथ में मल्टी सेलुलर की भी दिख जाएंगी। यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर में जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे पास जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, हमारे पास एमीबा है, राइट, पैरामीशियम है, क्लियर। उसके अलावा आप जितने भी मैंने बोला आपको क्या, प्रोटोजोन्स ले लो, प्रोटिस्टा ले लो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर इन नेचर, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपनी बात करें तो जब हमारे पास फ्यूजन होती है गैमेट्स की, दैट इज द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उस टाइम पर जो जाइगोट बन रहा है वो जाइगोट भी कैसा है, सिंगल सेल, इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी के जो हम एडल्ट बॉडी है हमारी, या फिर आफ्टर जाइगोट जो भी हमारी डिविजन्स हो रही हैं, जितनी भी क्लीवेजेस हो रही हैं, जितनी भी माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं, आफ्टर दैट जो वो एक ही सेल से हमारे पास, क्योंकि हम हायरार्की पढ़ते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से उसका सिस्टम बनेगा, देन पूरे सिस्टम को कॉम्प्राइज करके जो है एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल टू द ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन, तो एक सिंगल सेल से हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहली दो बेसिक चीजों के बारे में हमने बात की, यहाँ पर दो बेसिक चीजें वो हमने क्या बोला कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या है और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, राइट। सबसे बेसिक चीज सबसे पहली यही है, और नाम तो मैंने पहले बता दिया था कि लाइफ की स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें सबसे पहले हम जो चीज सीखेंगे, क्योंकि सेल जो है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तभी जाकर हमने सबसे पहली चीज जो बात की वो हमने बात की, अगर हम सेल बोल रहे हैं तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को हम पहले डिस्कस करें, राइट। अब हमने बोला कि जो हमारा सेल है, जो हमारा सेल है वो कैसा है, आइदरली इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और साथ ही साथ हमने बोला कि सेल जो है ये क्या है हमारा, वी कॉल्ड इट एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। चाहे आप स्ट्रक्चरली बात करो, चाहे आप फंक्शनली बात करो। तो हमारे पास जो शॉन एंड शिल्डियन है, दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दी हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की, और लेटर ऑन जो है रुडोल्फ वर्चो ने इस बात को कहा कि जितने भी हमारे पास सेल्स हैं वो कहां से बनते आ रहे हैं, किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते आ रहे हैं, राइट। अब वो सारे सेल किसी पिछले सेल से बनते हुए आ रहे हैं, और आप कोई भी प्लांट देख लो, कोई भी एनिमल देख लो, कोई भी उनका प्रोडक्ट देख लो, वो सब चीजें जो है वो किसकी बनी हुई हैं, सेल्स की बनी है। बट देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शन टू एवरीथिंग, राइट। हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है। यहां पर हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, इस शॉन और शिल्डन ने बात कही कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब के सब जो है वो किससे बने हैं, सेल या किसी न सेल के कोई प्रोडक्ट जो जितने भी हैं वो सेल से ही बने हुए हैं, राइट। उसके बाद हमने बोले दूसरी चीज, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा रहती है। वो एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, वो एक्सेप्शन है हमारे पास वायरसेस की, बिकॉज वायरसेस को हम नाइदरली हम उसको क्या बोलते हैं, ना तो वो लिविंग कैटेगरी में है, ना ही वो नॉन लिविंग कैटेगरी में है, हम उसको बॉटम लाइन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बिकॉज जब तक वो बॉडी से बाहर है तब तक उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिमिलैरिटी शो करते हैं वो नॉन लिविंग की शो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्या कर रहा है, होस्ट में बॉडी में आ रहा है और उसकी मशीनरी को यूज कर रहा है, तब जाकर हम उसको क्या करते हैं, लिविंग कंसीडर करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शन है किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए, लेकिन लेटर ऑन हर चीज जो है वो क्या है, सेल से बनी है। लेकिन वायरसेस के लिए आप याद रख सकते हो कि हम इनको क्या बोलते हैं, ए सेलुलर बोलते हैं। वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर बोलते हैं, राइट। अब यहां तक हम लोगों को बेसिक चीज समझ आ गई है। इसके बाद सबसे पहली बात आती है, हम लोगों ने सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। सेल ऑर्गेनाइजेशन में एक बार रिपीट कर लेते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या चीज पढ़ी,
सेल ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला सेल जो है इट कंप्राइजेस टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू से हमारे पास क्या बन रहा है हमारे पास, क्योंकि अगर काम बांटा नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। जितनी मल्टी कोई भी आप कंपनी देख रहे हो जो एक इंटरनेशनल लेवल पर है या नेशनल लेवल पर भी है, तो एक सिंगल बंदा या एक सिंगल इंसान उस चीज को नहीं कंप्लीट कर सकता, तो उसको क्या चाहिए कि टीम वर्क चाहिए। सिमिलरली हमारे पास जो हमारी बॉडी है, सिंगल सेल की तो बात अलग थी, सिंगल सेल ने एक सेल ने ही इतनी सी बॉडी को कवर करना था क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। लेकिन अगर हम देखें अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितने सारे सिस्टम्स हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इतने सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए एक सेल तो काम नहीं कर पाएगा, सारा का सारा बोझ एक सेल तो नहीं ले पाएगा। तो इसलिए क्या किया जाएगा, सेल्स को हमने क्या कर दिया, सेल जैसे जैसे ग्रुपिंग करते जाएंगे, कंप्राइज करते जाएंगे, तो एक ग्रुप बनेगा जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलैरिटी के बेसिस पे एक ग्रुप अलग हो गया, उसको एक काम बांट दिया हमने कि तुम भाई ये काम करोगे, दूसरा ग्रुप है उसको ये काम बांट दिया, तो स्पेसिफिकली हमने कर दिया उसका काम। तो वही ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई स्पेसिफिकली फंक्शन करेंगे उसको हमने क्या बोल दिया, टिश्यू बोल दिया। फिर वो टिश्यू जो है कंप्राइज करके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास जो है, क्योंकि सिस्टम्स बन गए, ऑर्गन बनेगा पहले, ऑर्गन में लंग्स बन गए हमारे पास, ऑर्गन में हार्ट बन गया हमारे पास, किडनी बन गई हमारे पास। लेकिन वही ऑर्गन्स जब एक कंप्लीटली सिस्टम बना रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जहां पर हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट। तो उस ब्रेकडाउन में हमारे पास माउथ यूज हो रहा है, हमारे टीथ्स यूज हो रहे हैं, हमारे पास जो फूड पाइप है वो यूटिलाइजेशन हो रही है, उसकी स्टमक की यूटिलाइजेशन हो रही है, लीवर की यूटिलाइजेशन हो रही है, इंटेस्टाइन की यूटिलाइजेशन हो रही है, पैंक्रियास की यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो किसमें आती हैं, एलिमेंट्री के नाल में। तो ये बना एक सिस्टम, तो वो सारा कंप्राइज करके बनेगा क्या, ऑर्गन सिस्टम, और उसी सिस्टम से ऑर्गेनाइज करके हमारे पास कौन बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। तो हमने स्टार्ट किया एक सेल से, कहानी स्टार्ट की और एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, दैट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए वास्ट फील्ड ओपन है, कॉम्प्लेक्सिटी ओपन है, कि जो बहुत ज्यादा फंक्शंस क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, राइट। अब इसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, वो ये कि भाई यहां तक तो ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हमको समझ आता है, लेकिन जब एवोल्यूशन की अगर आप बात करो, एवोल्यूशन को कंसीडर में रखो, अपने दिमाग में हमेशा एवोल्यूशन को साथ साथ लेके चलो, बिकॉज विदाउट एवोल्यूशन हम लोग जो हैं ये चीज नहीं जान पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया है और कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया है। तो हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये चीज भाई इतनी देर पुरानी है, अब इसमें ये चीज चेंज हुई है, ये चीज आई है, इसमें ये चेंज आया है, अब नेक्स्ट लेवल है, राइट। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन आया तो दैट मीन्स जो पहला सेल होगा हमारे पास उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, तो वो सेल कैसा दिखता होगा उसके बारे में हम जानते हैं कि सेल जो है हमारा, सेल टाइप जो है हमारे पास, जो सेल टाइप है वो किस तरीके से है। तो अगर हम सेल टाइप की बात करें यहां पर, तो सेल टाइप में हमारे पास क्या आ जाता है, देखो सेल टाइप में हम बात कर रहे हैं, तो सेल टाइप हमारी दो बेसिक टाइप्स के सेल हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, या प्रोकैरियोट्स बोलो, सेल बोलोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल बोलोगे, और दूसरा आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है और यूकैरियोट्स का मतलब क्या है। प्रो का मतलब होता है पहले, दैट इज प्रिमिटिव, जो पहले है चीज, प्रो पहले, राइट।
और कैरियोटिक वर्ड जो है, दोनों तरफ अगर हम बात करें, कैरियोटिक वर्ड जो है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट मीन दैट वर्ड इज कैरी ऑन। और कैरी ऑन का मतलब जो है हमारे पास, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो दो टर्म्स हमारे पास आ गई, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? उस सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बात कर रहे हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो जो पहले से है, जिसका न्यूक्लियस कैसा है? पहले से है। तो पहले वाला जिसमें न्यूक्लियस होगा तो दैट मीन्स वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होगा। यह बात समझ आ रही है हम लोगों को यहाँ पर? दूसरी तरफ अगर हम देखें यूकैरियोटिक, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड मैंने अभी बताया, कैरियोटिक वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ है कहां से? कैरियन से, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो दैट मीन्स दो यहाँ पर हमारे पास नाम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक वो जिसका पहले का न्यूक्लियस है और एक तरफ वो है हमारे पास जिसमें दूसरा, मतलब जिसको हम एग्जैक्ट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हैं या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। एक तरफ हमारे पास वो आ जाता है। तो दो टर्म्स आ गई हमारे पास, प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, राइट? अब देखो, कोई भी कंपनी है, जब मैंने पहले भी बोला, अगर आप बात करोगे, गूगल की बात कर लो, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारे पास, जब उन्होंने स्टार्टअप किया होगा, अब इस चीज को हम उसके साथ जो है, देखो हमेशा चीजों को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझोगे तो चीज हमेशा प्रैक्टिकली वे में ज्यादा याद रहेगी। तो कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं। जो लोग कहते हैं कि बायो रट्टा मार के याद कर लो, तो उनके लिए मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ, बायो पूरी की पूरी जो है कंसेप्चुअल है, जो आपके डेली लाइफ में आगे पीछे हो रहा है वही बायो है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको प्रैक्टिकली लाइफ के साथ जो है जोड़ो, तो आपके लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, सबको ये चीजें समझ आ जाएंगी कि ये क्या कह रहा है। तो प्रोकैरियोटिक मैंने क्या बोला, जैसे कि इसको हम किसके साथ रिलेट करने वाले हैं? किसी कंपनी के साथ। हम गूगल की बात करते हैं। जब गूगल ने अपना स्टार्टअप किया होगा, राइट, जब स्टार्टअप किया होगा तो अगर आप लोग उसकी हिस्ट्री निकाल के पढ़ोगे कि स्टार्टअप कैसा हुआ है, तो देखो उन्होंने एक सिंगल रूम से जो है अपनी कंपनी स्टार्ट की है, राइट। आज गूगल जो है इतनी बड़ी जो है, इंटरनेशनल लेवल पे हम हर कोई जो है फटाफट से कुछ चीज ढूंढनी है, चलो भाई गूगल सर्च कर ले, राइट। तो जब स्टार्टअप उन्होंने किया तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं था, राइट। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। स्टार्टअप कहां से किया था? सिर्फ एक सिंगल रूम से। लेकिन बात सिर्फ क्या थी? दैट इज द डिटर्मिनेशन। इरादा पक्का था कि भाई हमको काम करना है, राइट। सिमिलरली हमारे पास जो सेल था, और एवोल्यूशन की मैंने बात की, अभी डार्विन की मैंने बात की, तो हमारे सेल ने भी जो है पकड़ लिया कि भाई डार्विन ने बोला है, नेचर बोलती है जिंदा रहना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? कंपीट करना पड़ेगा। सर्वाइवल चाहिए सबको, तो कंपीट करना बहुत नेसेसरी है। कंपीट नहीं करोगे, नहीं कुछ पक्का इरादा करोगे कि ये चीज करनी है, तो वो कभी भी चीज नहीं होगी। तो भाई हमारे बैक्टीरिया ने, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल ने इरादा कर लिया कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन जो भी है, जो भी भगवान की देन है, उसी में राजी खुश रहूंगा और उसी को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। क्लियर बात? तो हम यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ से हम चीज ये रिलेट कर पा रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा खास नहीं है। खास क्या नहीं है? इसका मतलब जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं, जो उसको काम करवा रही हैं, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कुछ ही चुनिंदा चीजें हमारे पास ऐसी होंगी जो इस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, जहां से हम बेसिक डिफरेंस जो है क्रिएट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या चीजें हैं और यूकैरियोटिक में क्या चीजें हैं, राइट। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने पहले ही बोला, न्यूक्लियस का सबसे मेजर डिफरेंस है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है हमारे पास। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाती है फिगर किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की, राइट। सबको विजिबल है?
देखो, हमने बोला न्यूक्लियस से बात कर रहे हैं हम लोग। आपने मोस्टली जो है ऐसे फिगर देखी होगी। देखो, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास, आपको फिगर दिख रही है क्लियरली यहाँ पर, तो आप लोग देख पा रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है इन सब में। यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइट, लेकिन वहां पर एज सच कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। वो क्या, हमने बात की है प्रोकैरियोटिक सेल की, राइट, तो न्यूक्लियस से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बाहर उसके प्रेजेंट होगी क्या, सेल वॉल की कवरिंग। बाहर क्या होगी, सेल वॉल। उसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो क्या होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन। एक आ गई सबसे आउटर कवरिंग, दैट इज सेल वॉल। उसके बाद अंदर कवरिंग जो आ गई, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर एक स्टिकी सी लेयर होती है। इसके बाहर एक क्या है, एक स्टिकी सी लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हमने, सेल की बात की, सेल के आउटरली बात की, तो हमने सेल के आउटर में बोला हमें 3 लेयर्स दिख रही हैं। एक सबसे स्टिकी लेयर है हमारे पास, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल की हमने बात की, सेल वॉल जो है हमारे पास, सेल वॉल ये कैसी होगी, हार्ड एंड रिजिड, राइट। और सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये कैसी होगी हमारे पास, यहाँ पर जो सेमी परमिएबल। तो ये टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये आ गया हमारे पास सेल का आउटर, क्योंकि कोई भी चीज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी सरफेस, बुक पढ़ने जा रहे हो तो पहले बुक तो देखोगे ना कि किस क्लास की उठाई है, तो कवर देखोगे। तो बाहर की आउटर कवरिंग्स हम देख रहे हैं, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके बाहर एक स्टिकी सी लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और इन तीनों लेयर्स को हम इकट्ठा करके बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं, राइट। अब न्यूक्लियस की बात कर ले। हमने बोला इसका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो वो कैसा न्यूक्लियस देखने में मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस तो नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए हम प्रोमिनेंटली क्या बोलते हैं कि जहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जिसका जेनेटिक जो मटेरियल है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल रिलेट की गूगल के ऑफिस से, एक कमरा राइट, इसी कमरे में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। कोई किसी का जो हमारे पास जो मैनेजमेंट है या वो, उसके लिए कोई भी पर्टिकुलरली ऑफिस नहीं है। किसके केस में, प्रोकैरियोट के केस में। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलरली हमने क्या बना दी है, कैबिन्स बना दिए हैं। कैबिन्स डिवाइड किए कि जहां पर जो कंट्रोलर है उसका एक कैबिन अलग हो गया, और बाकियों के लिए, चीजों के लिए जो बाकी टीम स्टाफ वर्क है उनके लिए एक जगह हो गई, राइट। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक के केस में जो ये कैबिन बनाया मैंने, इस कैबिन को मैंने बोला क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास वो रहेगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आप क्या रहेगा इसमें, जेनेटिक मटेरियल। तो ये हुआ हमारा क्या, कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो आपको दिख रहा है कि बाहर जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या है, प्रोमिनेंटली मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप बात करो प्रोकैरियोट की, अगर आप बात करो किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पर एज सच हमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये एज सच जो है कहां पे प्रेजेंट है, इसके
कहाँ पे प्रेजेंट है? एज सच इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये क्या है इसका कंटेंट? ये इसको क्या बोलोगे आप? इसका साइटोप्लाज्म। तो बेसिक डिफरेंस हम याद रखेंगे क्या, कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो एज सच कहाँ रहता है हमारे पास? इनटू द साइटोप्लाज्म, राइट? पॉइंट में डाल के लिख लेते हैं हम ये चीज कि जेनेटिक मटेरियल जो है, और इसके लिए एक स्पेशल नाम, जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और इसके लिए जो पर्टिकुलरली टर्म यूज करेंगे हम, वो टर्म है हमारे पास क्या? हम इसके लिए बोलेंगे जीनोफोर। क्यों भाई? हमने अभी बोला डार्विन की बात को हमारे सेल ने जो है थोड़ा सा क्या कर लिया? सीरियस वे में ले लिया, राइट? तो अगर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है तो सबसे बेस्ट है आप बैक्टीरिया सेल पढ़ो। अगर आपने बैक्टीरिया सेल पढ़ा तो समझो आपके पास सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एक प्रोकैरियोट के बीच में क्या है, आप पढ़ सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है तो आप प्लांट सेल या एनिमल सेल के एग्जांपल उठा के पढ़ो। में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप यूकैरियोटिक सेल के लिए किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल के डायग्राम पढ़ो तो आपको वहां से एक क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि प्रोकैरियोटिक के लिए सबसे बेस्ट है बैक्टीरिया की एग्जांपल और यूकैरियोटिक के लिए सबसे बेस्ट है प्लांट और एनिमल सेल की एग्जांपल। तो यहाँ पर 4 दिन की जिंदगी से याद रखोगे कि 4 दिन की बोलता है कि क्या, जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास कितने दिन जीना है? 4 दिन। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे जीनोफोर। जीनोफोर क्या है हमारे पास? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का वो कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म और इसके लिए एक स्पेशल नाम है। वो स्पेशल नाम क्या है हमारे पास? जीनोफोर। एक, या फिर आप इसी के लिए दूसरी टर्म यूज कर सकते हो, न्यूक्लियोइड। या क्या कर सकते हो टर्म यूज? न्यूक्लियोइड, राइट? तो सबसे बेसिक चीज समझ आ गई है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये मेजर डिफरेंस है जहां से नाम पड़ा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और एक यूकैरियोटिक सेल क्या है। डन। दूसरा मेजर डिफरेंस वो क्या, हमारे पास यहां पर बोला जाएगा आपको कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। कौन सी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हमें टर्म समझनी पड़ेगी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है। कौन सी ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। तो अभी मैंने बोला कि हर इसमें क्या होगा, हमारे पास डिवीजन बांटी गई होती है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, तो डिवीजन बांट दी हम लोगों ने, राइट? लेकिन हमने बोला प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होगी। तो हमें पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होती क्या है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स का मतलब ये है ऐसी ऑर्गेनल्स जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कोई लेयर प्रेजेंट है। तो जिनमें प्रेजेंट होगी हम उनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, चाहे वो सिंगल लेयर हो चाहे वो डबल लेयर हो। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन, इस पार्ट से आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं, फिर वो चाहे कोई बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो या फिर कोई हाई फाई कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहां से आएगा कि कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी प्रोकैरियोट्स में या कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी यूकैरियोट्स में। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन, सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, और ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, राइट? तो हम यहाँ पे 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हमें समझ आ गया है। ऑर्गेनल के बाहर की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, आइदरली सिंगल और डबल। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है और डबल मेम्ब्रेन कौन सी है। डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन में, जैसे कि अभी हमने पीछे फिगर्स में कुछ ऑर्गेनल्स देखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनल्स के कुछ नाम बताए जाए तो वो ऑर्गेनल्स के क्या नाम होंगे। जैसे हमने पीछे फिगर में देखा तो ऑर्गेनल्स में हमारे पास कुछ जो चुनिंदा नाम हम बेसिक पढ़ रहे हैं वो क्या क्या है हमारे पास। देखो याद रखना है हमको क्या क्या, बेसिक चीजें बोल रही हूँ।
हमें याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखना है हम लोगों को? हमको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस। बेसिक चीज है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है? एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। उसके बाद हमारे पास होगी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? खाना बनाना। इसको आप बोलोगे किचन ऑफ द सेल। सेल की क्या है? किचन, जहां खाना बन रहा है, जहां पर एनर्जी, देखो लाइट इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है, पावर स्टेशन बोलते हैं हम उसको। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म यूज करनी है पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट के लिए किचन, राइट। न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस को आप बोलोगे बॉस या कंट्रोलर, क्योंकि एक्चुअली में सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल वहीं पर है, राइट। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स है, जैसे सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, लाइसोसोम्स जिनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों सुसाइडल बैग्स बोलते हैं? उनका मेन काम जो है हमें याद रखना है, वो क्या करते हैं, जो भी चीजें हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर सेल जो है खराब हो गया तो वो उसको क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, इंगल्फ करके निकाल देंगे। अब जब चीज खराब हो जाएगी वहां पड़ी पड़ी रहेगी थोड़ी ना, हमारे अंदर बॉडी में अच्छा मैकेनिज्म दिया हुआ है, लाइसोसोम्स है, वो क्या करते हैं, जो भी सेल वॉर्न आउट सेल्स हैं, जो भी खराब हो चुके हैं या प्रॉपर नहीं है, या जिन सेल की डेथ हो गई है, वो सारे के सारे सेल्स को क्या किया जाता है, इंगल्फ करके खत्म कर दिया जाता है। तो इन ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास जिनका काम जो है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में आपको नाम याद रखने हैं फिलहाल के लिए, जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपको और ज्यादा जो है क्लियरिटी आती जाएगी चीजों की कि कौन सी ऑर्गेनल्स क्या है, उसका फंक्शन किस तरीके से। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। तो किसी भी यूकेरियोटिक सेल की फिगर अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ एक छोटी, ताकि आपको क्लियरिटी रहे इन चीजों की, ये यहाँ देखो, ये आपको ये मैंने अभी आपको बताया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन्स रहती हैं, राइट। इसको आप बोलोगे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसके साथ साथ कभी कभी जो है अटैच या नहीं अटैच होंगे तो वो रहते हैं हमारे पास क्या, राइबोसोम्स। इनके लिए हमने बोला राइबोसोम, ठीक है। थोड़ा सा ये कि थोड़ा माइंड में पता चले यूकेरियोटिक सेल दिखता कैसा है। उसके बाद हमारे पास दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ क्या याद कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहां से आपको एक हेडफोन स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। और वो हेडफोन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो क्या है, गोल्गी। एग्जैक्टली बना नहीं, एक मिनट में बनाती हूँ फिर से। जस्ट इसके ऊपर अगर आप देखोगे, इसके ऊपर आप जस्ट देखोगे, इस तरीके से आप लोगों को स्वोलन पार्ट से स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गोल्गी बोल रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमने सिंगल में याद रखना है, सिंगल में क्या क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसके साथ साथ गोल्गी, ठीक है, लाइसोसोम, और सिंगल मेम्ब्रेन में एक याद रखना है, वैक्यूल्स। जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ते जाएंगे ये क्लियर होती जाएंगी आपको, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कौन कौन सी है हमारे पास, ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, राइट। ऑन द अदर हैंड डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, डबल मेम्ब्रेन उनके पास होगी जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट, राइट। स्पेशल ट्रीटमेंट से याद रखोगे कि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह लोगों को ही जो है ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट ना। तो यहां से याद रखोगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों आ गई वो ऑर्गेनल्स जो कैसी हैं, डबल मेम्ब्रेन।
तो पहली बात मैंने बोली, प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल तो नहीं है। इसका मतलब यहां से हमारे पास ये ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में मिलने वाली नहीं है, राइट। प्रोकैरियोट्स में ये ऑर्गेनल मिलने वाली नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑर्गेनल हमें कहाँ मिलेगी, ये ऑर्गेनल्स हमें मिलेंगी यूकैरियोट्स में। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट। प्रोकैरियोट्स में कौन सी नहीं मिलने वाली है, ER नहीं मिलेगी भाई, गोल्गी नहीं मिलेगी, लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे, वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। डबल मेम्ब्रेन में देखो दो चीजें कवर अप हो रही है यहाँ से, डबल मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑर्गेनल्स नहीं मिलने वाली हमें एक प्रोकैरियोटिक सेल में, बट यूकैरियोटिक सेल में हमें मिलेगी। तो प्रोकैरियोटिक में जो मिलेगी वो हम याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक में हमारे पास जो मिलने वाली है दैट इज राइबोसोम्स, दैट इज राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जो है ये मेन क्या काम है, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये बनाएंगे वो प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन इज नेसेसरी। प्रोटीन नहीं होंगे तो बॉडी का कोई भी फंक्शन नहीं होने वाला। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम्स हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। अब भाई अभी आपने बोला कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स तो नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में, तो यहां से क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये वो ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन ये कैसी है, मेम्ब्रेन लेस है। तो दो क्वेश्चन क्लियर हुए यहां से। अगर पूछा जाता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल कौन सी है जिसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप बोलोगे राइबोसोम्स। कहां पे मिलेगी, दोनों में मिलेगी, लेकिन कौन सी ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्रोकैरियोट में मिल रही है, बाकी वाली ऑर्गेनल से नहीं, वो कौन सी होगी, राइबोसोम्स। क्योंकि हमारे पास ER, गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है सिर्फ यूकैरियोट में मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा, राइट। लेकिन अब इसके साथ साथ मैं एक कंसेप्ट और डाल रही हूँ यहाँ पर, वो कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलने वाली है हमें, लेकिन है वो मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस है वो कौन कौन सी है हमारे पास, दो नाम याद रखोगे आप यहाँ पर, एक रखोगे न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और दूसरा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स भी याद रखोगे आप सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, राइट। बाकी ये दोनों जो हैं ये सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक लेक्चर में ये सीखा कि सेल क्या है, सेल की टाइप क्या है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेल की टाइप में प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास, हमने क्या बोला, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है लेकिन बोलता है कि 4 दिन तो जीने दो, दैट इज जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, राइट। यूकैरियोटिक के केस में हमने बोला वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा मेन डिफरेंस बोला हमने मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स का। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हमने बोला सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास यूकैरियोट्स में है। और कौन सी प्रोकैरियोट में हमें दिख रही है, मेम्ब्रेन लेस, वो भी कौन सी, राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाने हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन हर सेल के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये चीजें सीखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम्स मिल रहे हैं, यूकैरियोट में कैसे राइबोसोम्स मिल रहे हैं, और क्या क्या जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स के स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जिससे हम पूरा पता कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं और यूकैरियोट्स क्या हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।